पिछली क्लास में एक चीज पे हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी कि शासन और प्रशासन में अंतर होता है, रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में बुनियादी अंतर होता है। लोकतंत्र में इसी को अगर आप समझ गए तो आप सफल हो जाएंगे। आप कभी भी वो रील देखना पसंद नहीं करेंगे इसमें डीएम 40 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है, संभव ही नहीं। किसी डीएम के साथ 40 गाड़ी का अगर काफिला है तो सबसे पहले वाली गाड़ी सीएम की होगी, हो सकता है सीएम की भी ना हो, पीएम की। ये जो मालिक जैसी धारणा लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सेवक नहीं है, ये सच बात भी है, अपने आप को सेवक मानता ही नहीं, वो इतना आदर्शवादी होता भी नहीं है, लेकिन हकीकत में वो एक प्रबंधक होता है। आज कुछ प्रश्नों के उत्तर पर भी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं। ये अंतर तो आधुनिक युग की पहचान है, ये अंतर तो मॉडर्न इरा की पहचान है ना, ये अंतर तो जब से डेमोक्रेसी आई है तब की पहचान है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप पहले पिछली क्लास से देना सीखेंगे और आज की क्लास में जोड़ेंगे। आज के प्रशासन में और अंग्रेजों के प्रशासन में क्या अंतर है, तो जो कुछ अंतर आप बताएंगे यही कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज शासन और प्रशासन दोनों क्वाइट डिफरेंट है। आज का प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य है, आज का प्रशासन एक वेलफेयर स्टेट है। आज के प्रशासक को सिर्फ डंडा चला के कानून व्यवस्था लागू नहीं करनी, वो प्रशासन बीत गया जब उसका काम नियामकीय प्रशासन होता था, जब उसका काम सिर्फ रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करना होता था। वो युग बहुत बीत चुका है, अब इस युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए भूल जाइए वो पुरानी बातें। अगर किसी ने इस तरीके की धारणा लेकर एंट्री की तो ट्रेनिंग में ही पहली बात तो उसको समझा दिया जाता है ठीक से, फिर नौकरी करते करते तो कायदे से उसको समझ में आ जाती है बात कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं और आपको उनके अधीन रहकर ही काम करना है। बेहतर होगा शासक यानी रूलिंग की मंशा के अनुसार ही चले। चुटकुले तक बनने लगे कि एक बार एक मंत्री एक सिविल सर्वेंट से पूछता है, सर 2 और 2 कितने होते हैं? कहता है, सर जितने कहें उतने हो जाएंगे। ये रीढ़ विहीन शासन का उत्तर था, लेकिन दुर्भाग्य से कटुस है। रीढ़ विहीन ही प्रशासन बनता चला जाता है। एथिक्स के पेपर में अगर हम आप उससे बचना चाहते हैं तो कैसे बचेंगे, इस पर भी चर्चा करनी। चरण तौर पर भी आपको कुछ नहीं लिखाया गया, लेकिन मन में बात आएगी कि सर आपने कहा कि अब ये दोनों अलग अलग हैं, यही मॉडर्न इरा है, इसके पास अब एक ड्यूटी है, यही वेलफेयर स्टेट है और यही वेलफेयर स्टेट है, इसलिए डेमोक्रेसी। इतनी चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा और बैकग्राउंड में चलते हैं, जन्म इसका कैसे हुआ। अगर आज भी खूब समझ लें फिर एक साथ एक पूरे दिन लिखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले समझिए इसके जन्म को लेकर चर्चा तो देखिए ऋग्वेद में भी की गई है। क्या आप समझते हैं, आप ही से मैं पूछने वाला हूं। ऋग्वेद में जो राजा है उसको कहा गया है जनस्य गोप्ता, जन की यानी समाज की, कम्युनिटी की, गोप्ता यानी रक्षा करने वाला। आपको लगेगा सर बहुत बढ़िया कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य, प्राइमरी ड्यूटी, इतने से ही काम चल जाएगा कि बस आपके घर पे डाका ना पड़े, संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं ना, इसके बाद तमाम कर्तव्य जो जुड़े हैं, इसके बाद तमाम चीजें, तमाम सुविधाओं की जो आप अपेक्षा करते हैं, ऋग्वेद की अवधारणा है कि वो जनता की रक्षा करने के लिए होता था। अब उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कोई स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए। जिसने ये किया उसको वेलफेयर स्टेट से हम जोड़ने लगे। पशु क्या कहता है, पशु पक्षियों तक के लिए हॉस्पिटल होंगे। अभी तो हम उसको इतना महान मानते हैं, अगर सिर्फ आक्रमणों से बचा लेता तो ऋग्वेद का राजा तब भी सफल। लेकिन अशोक एक कदम आगे चला गया। अशोक कहता है कि मेरे यहाँ पशु पक्षियों तक के लिए हॉस्पिटल है और हर क्षण उपलब्ध है। आज का सीयूजी सिस्टम अशोक ने शुरू किया, आज का सीयूजी सिस्टम। आप कहीं बैठे ये ध्यान रखेंगे, डीएमएसएसपी सोने का हक सबको, लेकिन मोबाइल उठे ना ये हक नहीं। सिद्धांत रूप में, व्यवहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार में तो कुछ नहीं होता है ऐसा। व्यवहार में सीएम हेल्पलाइन पे आप शिकायत करिए समाधान होगा, कुछ नहीं होता है। रोज हर महीने एक बार रिपोर्ट आती है, अंतिम 7 जिलों में कानपुर रहता है। आप किसी भी बात की शिकायत करके देख लीजिए, 1 हफ्ते बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत का सफलतापूर्वक समाधान हो चुका। कहीं कुछ नहीं होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ व्यवहार के अलावा पहले सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं ना। संविधान सिद्धांत, व्यवहार अलग होता है। संविधान में आजीविका का अधिकार सिद्धांत है, लेकिन जब एक ठेले वाले को कमाने नहीं दिया जाता तो उससे कहा जाता है सड़क फुटपाथ छोड़ के पीछे आओ, कमाते रहो, कोई आपत्ति नहीं, सड़क जाम मत करो, निकल जाओ लेके गाड़ी, कोई आपत्ति नहीं। तो क्या इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि संविधान ने इसको आजीविका का अधिकार दिया? अभी कहीं बुलडोजर चला दिया गया फलों सब्जियों की दुकानों, कोई औचित्य ही नहीं था। आधे घंटे का समय दे देते यार, उस पर चर्चा मत करिए। व्यवहार अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है। पहले आप सिद्धांत पढ़ने जाना। ऋग्वेद का राजा इतना ही पर्याप्त होता था। अशोक कहता है कि सीयूजी प्रणाली लागू कर देता है। क्या बोलता है
कहता है शिलालेख संख्या 6 में मैं कहीं भी हूं, आप हर क्षण मुझसे मिल सकते हैं। अगर वास्तव में इसने लागू किया होगा ये जरूर लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसे बोल गए अशोक ऐसा था, तो इसका मतलब अभी आप कम से कम यूपीएससी मेंस लेवल के मैच्योर नहीं हुई। सरकारें तो सब कागज पे बहुत अच्छी अच्छी अपनी योजनाएं बताती, इतने करोड़ ये हो गया, उतने करोड़ वो हो गया, लेकिन क्या वास्तव में होता है? तो जरूरी नहीं है कि अशोक ने जो कहा वो करता ही होगा। क्वेश्चन मार्क देख लें, लेकिन अशोक कहता जरूर है इस बात को कि मैं कहीं भी हूं, सो रहा हूं, रनिवास में हूं, भोजन कर रहा हूं, तो मुझसे मिल सकते हो। फिलहाल एक संख्या 6 सीयूजी प्रणाली का ये पहला उल्लेख, हर क्षण आप मिल सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये बताता है सभी मनुष्य मेरी संतान, ये भी इससे एडिशनल है कुछ, आपके ऊपर कोई आक्रमण तो नहीं होने दिया ना। अगर इतना ही कोई राजा कह लेता था पर्याप्त होता था, लेकिन अशोक एडिशनल बोल रहा है ना, तो संतान है, इसके दो अर्थ हैं। संतान कहते ही वो आप पे कुछ नियंत्रण, कुछ अधिकार भी जता सकता है। फर्स्ट थिंग, पुरानी गुरुकुल प्रणाली क्या होती थी? आप देखिए भारत में शिक्षा प्रणाली जो थी वो ऐसे चलती थी, आपने देखा होगा गुरु शिष्य परंपरा में बड़ा नियंत्रण रखता था गुरु अपने शिष्यों। महाभारत आप बार बार देखते होंगे तो उसमें समझ में आता होगा कि यार ये अजीब किस्म का वातावरण है। एक गुरु भावी महाराजा को दुर्योधन को न जाने कितनी बार डांट दे रहे हैं द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य कैसे जो है खुद जब परशुराम के सामने जाते थे कैसे विनम्र भाव से जाते। तो ये इस चीज को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक नियंत्रण आप अशोक रख सकता है, आपको डांट सकता है, ये गलत चीज आप नहीं कर सकते। तो जब वो संतान बोलता है तो नियंत्रण का अधिकार भी पा लेता है, वन थिंग। लेकिन फिर आपकी चिंता भी करेगा वो, आप शिकायत कर सकते हैं कि आप मेरी चिंता नहीं की। और ये उस समय की भावना लंबे समय तक चली रही, अंग्रेजों ने ही सब चीजें बदली। लेकिन जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, रामचरितमानस राम राज्य का यही तो थीम है कि जिसके राज्य में प्रजा को दुख वो राजा नरक जाता है। महाभारत के भी भीष्म पर्व में इस तरीके की बातें कही गई कि राजा को स्वर्ग मिलना थोड़ा कठिन होगा। युधिष्ठिर भीष्म कहते हैं तुम चाहे जितने सत्यवादी हो थोड़ा कठिन होगा। क्यों? तुम्हारे यहाँ जितने अपराध हो रहे हैं इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। हकीकत यही भारत की शिक्षा प्रणाली भी थी कि जितने भी शिष्य गलत कर रहे हैं थोड़ा हिस्सा पाप का उनके सिर पे जाए। क्या तुम ये संस्कार उनको नहीं दे पाए अध्ययन के दौरान? तो ये अशोक की कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस, दूसरों से डिफरेंट। और यही जनस्य गुप्ता वाली भावना एक पुराने थिंकर ने भी तो व्यक्त की, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पुस्तक वास्तव में शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं था, बड़ी अराजकता थी, जिसकी लाठी उसका भैंस था। तो लोग गए और राजा से मिले, उन्होंने कहा आप हमारी रक्षा करिए, इसके एवज में हम आपको टैक्स दें। तो टैक्स और रूलिंग का जन्म यहीं से हुआ। कहता लेकिन अगर राजा रक्षा नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है जनता, इस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। फ्रांस की क्रांति उसके इसी नारे का तो परिणाम रही, रक्षा नहीं कर पा रहा है तोड़ सकते हैं। अमेरिका की क्रांति में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की विचारधारा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको कर भी नहीं देंगे। तो रूसो का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो के विषय में एक प्रश्न जब से एथिक्स का पेपर बना है आता ही आता है। तो उचित वक्त होगा कि हम थोड़ा सा रूसो की, थोड़ा सा महात्मा गांधी की, थोड़ा सा मार्क्स की तुलना करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। अगर समय मिला तो लिखेंगे, नहीं तो अगली क्लास में लिखेंगे। पहले समझेंगे, पहले बेस समझेंगे, और प्रशासन का जो विशेषीकरण है थोड़ा उस पर आएंगे। रूसो कहता है पहले की स्थिति बहुत बढ़िया थी, बहुत बेहतरीन स्थिति थी, कोई बंधन ही नहीं था। वो हर प्रकार के बंधन का विरोध करता है और स्वतंत्रता का पक्ष लेता है, कहता कोई बंधन नहीं। और अब क्या है? हर प्रकार के बंधन शासन द्वारा आपके ऊपर डाल दिए। पहले की स्थिति सही है, ये आदर्शवाद है। आप विश्वास करिए अगर शासन प्रशासन खत्म कर दिए जाए तो जो निरीह व्यक्ति है उसकी स्थिति और खराब हो जाए। थोड़ा बहुत जो डर है ये बात अलग है, इसको स्वीकार करते हैं कि शासन प्रशासन एक कलेक्ट के रूप में बन चुके हैं, अर्थात अपराध तक से पैसा अर्जित हो, नीचे से ऊपर तक बंटवारा हो, इस तरीके का एक कलेक्ट बन चुका है। तभी चोरियां और ये सब चीजें होती हैं, बार बार ये चीजें उभर कर आती भी। लेकिन ये हम नहीं कह पाएंगे कि अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो फिर उस परिस्थिति में निरीह व्यक्ति और सुरक्षित हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसका थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक से ज्यादा बार कहा कि SC/ST एक्ट और डाउरी एक्ट में 85% केस अब झूठे आने लगे, फंसाने के लिए, पेशबंदी के लिए इनका प्रयोग लोग करने लगे। अभी खत्म करने की कभी सलाह मत दीजिए। तो थोड़ा बहुत डर है कि अगर हमने हाथ छोड़ा तो पत्नी चली जाएगी थाने,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से लेकर डाउरी एक्ट तक का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं दबी हुई, उसको सुधारने की सिफारिश तो आप कर सकते हैं, ये आप कतई नहीं कह सकते कि इसको खत्म कर दें। SC एक्ट का थोड़ा डर है, तो उसके नुकसान भी होते हैं। मन में छुआछूत न होते हुए भी एक SC व्यक्ति को कहीं भी किराए पर मकान लेने में दिक्कत आती है। मकान मालिक के मन में हो सकता है कि छुआछूत न भी हो, लेकिन उसको लोग समझा देते हैं कि खाली नहीं करा पाओगे बात, वो SC ST एक्ट का सहारा लेके तुम्हें परेशान कर सकता है, और इसी डर से वो देता नहीं। तो अगर उसको कहीं लाभ मिला है तो कहीं दिक्कतें भी उससे हो रही, फिर भी खत्म हम नहीं कर सकते। हम सुधार की बात कर सकते हैं कि किराएदार के विवाद में या इस तरीके की चीजों में इसका प्रयोग बाकायदा विधिवत तफ्तीश के साथ ही किया जाए। विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी कि अगर मर्डर या हत्या या मृत्यु नहीं हुई है तो डाउरी एक्ट में सीधे अरेस्ट न किया जाए, पहले जांच की जाए। आपको तो मालूम है कि SC ST एक्ट और डाउरी एक्ट दोनों में जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो CO रैंक का अधिकारी होता है, उसके नीचे रैंक का व्यक्ति नहीं होता है। शासन ने दायित्व हर एक के तय कर रखे। आपका DL किस स्तर तक का कर्मचारी चेक कर सकता है, इससे ऊपर का किस स्तर तक का अधिकारी। तो SC ST एक्ट और डाउरी एक्ट के मामले में जो जांच होती है, IO होता है, वो कम से कम CO डेप्यूटी SP रैंक का ही होता है। तो फिर उस परिस्थिति में पहले विधिवत जांच करेगा तभी अरेस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, विधि आयोग की रिपोर्ट का पालन करना चाहिए। फिर बाद में चूंकि हर वकील के पास 10 में से 3 मुकदमे होते हैं, डाउरी एक्ट के मुकदमे आने कम हो गए, तो जितने लोगों का नाम लिखा तो वकील को सलाह देते हैं कि कम से कम 10 लोगों का नाम ससुराल पक्ष से लिखवाओ, एक एक के लिए 2 जमानतगीरों की जरूरत होगी, तो हमारे सामने वाले वकील को भी फायदा होगा। वो तो बिजनेस है, न्याय तो कहीं उद्देश्य ही नहीं। आप लोगों को 2 बहुत अच्छे वाक्य, जब फिल्म देखा करें, फिल्म से भी पढ़ा करें। आप तो किसी भी चीज से सीखने की आदत विकसित करिए। हम लोग गुरु पूर्णिमा जब मनाते हैं, दत्तात्रेय जी का आदर्श सामने रखते हैं। उन्होंने 43 गुरु बनाए थे, हर जगह आप सीख सकते हैं। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि आधुनिक प्रणाली जो आई है, क्या उसमें एक वाक्य है, फिल्म में ऐसे एक वाक्य है कि जैसा आप ऐसे कर दीजिए जिससे ये जल्दी हो सके। तो पलट कर वो व्यक्ति क्या उत्तर देता है, ये अदालत है, यहाँ कुछ भी जल्दी नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। फिर आप कहेंगे, अब आप तुरंत इसी समय एक तरफ आओगे, इससे अच्छा तो मुगल काल और सल्तनत काल था, तुरंत के तुरंत हाकिम दिखा, उसे अपनी फरियाद करनी, ले लिया। अब कागज उलझाते ज्यादा है, 100% सत्य, उलझाते ज्यादा है, लेकिन तुरंत के तुरंत हाकिम दिखा और फरियाद कर दी, जरूरी नहीं कि आप हाकिम के पास तक पहुंच भी पाए, आप रास्ते में भी खत्म किए जा सकते। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले दोनों पक्षों को तौल लिया कर। गंभीरता इस पेपर का उद्देश्य आपके अंदर आना चाहिए। फिर से थोड़ी बात करते हैं कि बड़ी प्रशंसा तो करता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कुछ तो कमी रही होगी जिसके कारण से चीज खत्म की। ऐसे ही भगवती चरण वर्मा साहब, यहाँ लिटरेचर बहुत मदद करेगा आपकी। चित्रलेखा में ये चीज चर्चा की। चित्रलेखा में देशगुप्त नाम का एक कैरेक्टर है, मैं उसको हीरो कह सकता हूँ चित्रलेखा का, पिक्चर का। ओ सॉरी, पिक्चर अलग है, हम लोग नावल की बात करेंगे। इस पृष्ठभूमि पे फिल्म भी बनी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी की। लेकिन आप नॉवेल जब पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, तो राजकुमारी बड़ी प्रशंसा करती है, एकदम जैसे लगता है जैसे रूसो को बता रही है, जबकि बात मौर्य काल की है, रूसो अभी आया। लेकिन राजकुमारी बड़ी प्रशंसा करती है, प्रकृति देखिए कितनी खूबसूरत है, झरने कितने अच्छे हैं, पहाड़ कितना अच्छा, वन कितना सुंदर है। एक प्रश्न में वो सारा उत्तर खत्म कर देता है। ओम, आपके इंटरव्यू में यही बात उठेगी बेटा। आप सर्च स्कॉलर क्या पढ़ा? एक प्रश्न, अगर झरने इतने सुंदर हैं, पहाड़ इतना सुंदर है, प्रकृति की गोद इतनी अच्छी, तो मकान क्यों बनाया है? मकान आपने क्यों बनाया? रह के दिखाइए एक दिन आप कांगो की बेसिन, अगले दिन सुबह हो सकता है कि 10 में से 9 की लाश दिखे वहां। तो ये सुविधाएं आपने, वो आपका जीवन पूर्ण नहीं कर रहा था, इस उद्देश्य बनाई। नहीं तो रह के दिखाइए, लाइट कट जाए छत पे रह के दिखाइए प्रकृति की गोद में, एक दिन 200 गालियां देंगे मन ही मन आप सारे सिस्टम को। नहीं तो रूसो में बस वही बात है कि आदर्शात्मक कल्पना है। जब आप रूसो पर प्रश्न आएगा, ये प्रश्न हर साल आ रहा है, रूसो में आदर्शात्मक कल्पना है, तो क्या खारिज कर देंगे? जी नहीं, शासन को एक गाइडलाइन तो फिर भी देते हैं, उतना ही नियंत्रण, उतना ही मुट्ठी कशों की रेस हाथ से निकल न जाए। अब अभी अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, अकबर के और बैरम खान के मतभेद वाला केस, अकबर बड़ा हो रहा है, बैरम खान को समझना चाहिए। अब वो 13 साल का अकबर नहीं है जिसको उसने गोद में बिठा कर शासन करना सिखाया था, वो 20 साल का है। थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करो, एक लिमिट तक तो कंट्रोल कर सकती है शासन प्रशासन, ये सारी चीजें, मशीनरी, जनता। जरूरत से ज्यादा अगर आप कुछ करने लगेंगे तो बगावत कर देगी वो, लेकिन उसको की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी। तो आपको बताता है स्वतंत्रता अनमोल होती है, इसकी कोई कीमत नहीं। आखिर अंतर क्या रहता है? आप अंग्रेजों के शासन में बुरा क्या था? अंग्रेजों के शासन में रेल बन ही रही थी, सड़क बन ही रहे थे,
कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सरकारी नौकरियां, तमाम शहर बन ही रहे थे। बुरा क्या था, स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ बोले उनको शक पैदा होगा, अंदर हो जाएंगे। रूसों को आप ना तो खारिज कर पाएंगे, ना क्या स्वीकार कर पाएंगे। यही पूरा इस तैयारी की दिशा ही है। जब आप 1857 की क्रांति लिखते हैं तो उसमें अंत में आके सारे निष्कर्षों को छोड़ के फिर एक ही व्यक्ति का निष्कर्ष आप सामने पेश करते हैं, है ना। कहते हैं क्रांति से कुछ कम थी, महज बगावत से थोड़ा ज्यादा थी। पूरी जिंदगी आपकी ऐसे बीत जाएगी। कोई रिश्तेदार आपसे मदद मांगेगा, आप कहेंगे, एकदम झटके से मना करना गलत होगा, लेकिन अपनी हैसियत से आगे बढ़ जाना ही गलत होगा। तो यही एक बैलेंस, यही पूरा जीवन बैलेंस पे है, और ये पेपर वही बैलेंस सिखाता है, वही बैलेंस प्रशासन में काम आता है। तो रूसो निस्संदेह कुछ अच्छी बातों की चर्चा करता है, कुछ बुरी बातों की आलोचना करता है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि रूसो और ऋग्वेद जो है दोनों एक चीज बताती है, राजा के भी कर्तव्य होते हैं, आप रक्षा करिए उसकी। अब आज का राजा बाहरी आक्रमण से रक्षा नहीं करेगा, बाहरी आक्रमण की जिम्मेदारी नहीं है अगर, तो उसके पेट की रक्षा करनी होगी, उसके रोजगार की रक्षा करनी होगी। आखिर कोविड के समय ऐसी ढेर सारी फोटोज क्यों आती थी, क्योंकि घर में सांप निकला, पुलिस को, सांप का पुलिस से क्या संबंध है, सपेरे को करना चाहिए, ये पुलिस को ही किया गया। तो ये रक्षा में सब कुछ आ जाता है। इस चीज को आप समझिएगा कि ऋषियों ने एक राह जो ऋग्वेद में दिखाई गई थी उसी लकीर पर चलकर कुछ बातें कही, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखी, लेकिन फिर भी कुछ अपूर्णता है। अब जरा गांधी जी और मार्क्स की चर्चा करते हैं। पहले मार्क्स की करेंगे, मक्खन तो अंत में निकलता है ना, तो पहले हम लोग मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के विषय में आप जानते ही हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता मानते हैं। मार्क्स कहता है किसी के पास संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बुराई की जड़ तो यही होती है, नहीं तो होड़ आती है। एक अधिकारी 10 साल की नौकरी में 3 मकान बना लेता है, एक ईमानदार बच्चा धीरे धीरे भाई किसी के परिवार में 4 रिश्तेदारों के यहाँ शादी पड़ जाए, 501 501 501 के अलावा आप कुछ ना दीजिए, बड़ी थू होनी। और दूसरी तरफ एक होगा वो बेशकीमती गिफ्ट लेके पहुंचेगा, वो बहुत अच्छा आदमी। अरे आप कभी जाकर देखिए किसी रिश्तेदार के घर पर, आप अगर साइकिल या पुराने स्कूटर से उतर जाएंगे, शायद तो देखना भी नहीं पसंद करेंगे कि आप आ गए। अगर आप एक किस्मत अच्छी चमचमाती कार से आएंगे, हो सकता है कि जाते समय वो आपको दरवाजे तक छोड़। तो मार्क्स कहता है संपत्ति का होना बुरा है, हम स्वीकार करते हैं संपत्ति का होना बुरा है, लेकिन संपत्ति का न होना, रूस में किसी के पास संपत्ति नहीं थी, सबकी संपत्ति छीन ली गई थी, सब नौकरी करते थे, सरकारी क्वार्टर्स में सब रहते थे पूरे जीवन। रिटायर हुए, क्वार्टर छोड़ दिया, बेटा नौकरी पा गया, वो जो है वो अपने लिए क्वार्टर एक अलॉट कराएगा। तो क्या वहां विषमता और गरीबी खत्म हो गई? अभी एक सर्वे आया, विषमता 1% रिचेस्ट और 10% पुअरेस्ट रशिया में पाई गई, नंबर 2 पे इंडिया में पाई गई। भारत का हर नेता गरीबी के नाम पे ही आता है, मैंने गरीबी देखी है इस तरीके की। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे का अंतर रशिया के बाद नंबर 2 पे। और रशिया में 74 साल तक साम्यवादी सरकार रही, दावा करती रही, सबको बराबर दृष्टि से देखती। एक बात तो तय रही कि कहीं भी निजी संपत्ति का उन्मूलन हो नहीं। और एक नुकसान अलग हो गया, रशिया का जो सिस्टम था उसमें एक कारखाना खोल दिया, सबको नौकरी दे दी, और मैनेजर भी चुना जाएगा। डॉक्टर, टीचर, मैनेजर, ये योग्यता के स्थान पर किसी अन्य चीज पर अगर नियुक्त हुए तो कैसे काम चलेगा? मैनेजर जो चुना जाएगा उस मजदूरों से काम ले पाएगा जिनका वोट उसको चाहिए अगले चुनाव। और रशिया आर्थिक रूप से ध्वस्त होने लगा। ध्वस्त होने लगा तो नतीजा क्या निकला? तबाह हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत संघ, 14 देश अलग हो गए, रूस अलग खड़ा रहा। उसने सिस्टम ही अस्वीकार कर दिया। चीन बच ही इसलिए गया क्योंकि उसने इस सिस्टम को 78 में ही त्याग दिया था। धीरे 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 आर्थिक दृष्टि से वो कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया। चीन अमेरिका से ज्यादा कैपिटलिस्ट है। तो उस परिस्थिति में मार्क्स कहता है निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन समस्या एक यहाँ एक है इस बात में कि इतना भी विकास हुआ है वो आर्थिक लाभ की ही लालसा में होगा। अगर ये सब ना आया होता, कुछ नया, कुछ इनोवेशन, तो आज भी यहाँ वो तख्ते वाला श्यामपट होता और मेरे हाथ में खड़िया होती और मैं उसी से लिख रहा होता। आप कल्पना करिए इनोवेशन में, फिर किसी को लगा मुझे अपने लिए मार्केट बनानी, एक व्हाइट बोर्ड बनाया और मार्कर ले जाके रख दिया। जब मार्कर ले जाके रख दिया तो किसी को लगा नहीं मुझे अपने लिए मार्केट बनाना है, व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस करना। उसने बताया एक तरीका और भी है, आप उसको अपना, और इससे भी आगे के तरीके इंतजार कर रहे हैं।
तो ये बात तो सच है कि आर्थिक विकास जो है वो आपका भौतिक जीवन तो बेहतर बनाते हैं। आज से 150 साल पहले जब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों के बचपन में फैन से ही गर्मी चली जाती थी। अब सोचने में भैया सन 1985 के आसपास बस लाइट आए फैन चलता रहे, गर्मी नहीं लगती थी। अब लगती नहीं थी या थी नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद 90 के दशक का आते आते कूलर से काम चल जाता था। अब एसी से नहीं चल रहा है, धीरे धीरे दिक्कत आने लगी। तो हर ये नई चीज क्यों इंट्रोड्यूस कर, ये आर्थिक विकास वो अपने लिए अवसर खोज रहे हैं, दो पैसे ज्यादा लाभ कमाने का अवसर खोज रहे हैं और आपके लिए एक उत्पाद दे रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा जितनी बार एक ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की लड़ाई होगी, हर बार ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी, सिराजुद्दौला हारेगा, क्योंकि वो आर्थिक अवसर नए नए क्रिएट करेगा और उसके साथ जुड़ने से फायदा होगा। 1857 जितनी बार होगा फिर करा लीजिए। यही सारा ज्ञान पढ़ के फिर हम लोग चले जाएं टाइम मशीन में और फ्लैशबैक में जाके 1857 लड़ जाइए, फिर हारेंगे। क्यों? आपको भी लग रहा है इसके साथ जुड़ने से अवसर मिलेंगे, नौकरी मिल जाएगी, इसके साथ जुड़ने से कुछ नहीं। जिसकी लाठी उसका भैंस, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई शहर नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई पुराना धर्म का धंधा। उस परिस्थिति में मार्क्स इस चीज को तो कहीं ना कहीं मिसजज कर जाता है। मार्क्स को यहाँ हम चर्चा इस संदर्भ में क्यों कर रहे हैं, आगे भी उसकी बड़ी चर्चा करेंगे, यहाँ क्यों कर रहे हैं, पहले इसकी बात करें। मार्क्स कहता है मैं अराजकतावादी, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इतना तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। राज्य या स्टेट जब भी आपसे पॉलिटी में बोला जाए या जब भी इस पेपर में बोला जाए, इसका अर्थ कहीं भी यूपी बिहार एमपी से नहीं होता है, ये हर जगह गवर्नमेंट से का अर्थ होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 ये सब बताते हैं राज्य या स्टेट का अर्थ गवर्नमेंट से। बार बार जब ये शब्द बोला जाए तो ये मत सोचेगा कि यूपी या बिहार की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास सारी शक्तियां। भारत एक राज्य, अजीब लग रहा है ना, सही बात है। इंडिया इज अ स्टेट, पाकिस्तान भी राज्य है, पाकिस्तान इज आल्सो अ स्टेट, और यूएसए भी राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रोविंस, सोवरेन स्टेट नहीं, सारी शक्तियां नहीं, डिफेंस पॉलिसी इसके पास नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स इसके पास नहीं, राज्य भारत है। इसको ध्यान रखिए। यहाँ राज्य की जब बात होगी तो कहता है मार्क्स में अराजकतावादी, एनार्चिस्ट। क्या कहना चाहता है वो? कहता है कि इस प्रकार की कोई भी सरकार नहीं चाहिए मुझे। क्यों? पहले मार्क्स को सुनते हैं। मार्क्स कहता है आपको लगता है सरकार आपके लिए है? आपके पास है क्या जिसकी रक्षा के लिए सरकार की जरूरत है? वो कहता है दुनिया दो भागों में बटी, हैप्स एंड हैप्स नॉट। हैप्स एंड हैप्स नॉट, हैप्स यानी धनी लोगों के पास ही वो कुछ चीजें हैं जिनकी रक्षा के लिए सरकार की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, अदालत की जरूरत है। हैप्स नॉट के पास ऐसा क्या है जिसकी रक्षा के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है? सरकार हैप्स की रक्षा के लिए होती है और सरकार चुनी ही हैप्स के द्वारा जाती है। 90% तो सही बोल रहा है, 90%, इन 10% तो बहुत होता है। 10% तो छोड़िए, पॉइंट में कोई चीज गलत हो गई तो गलत हो जाती है। क्विंटल भर दूध रखिए, 2 बूंद आप नींबू मिला दीजिए, पूरा फट जाएगा। 90% से थोड़ी काम चलने वाला। थोड़ी सी बात और करते हैं। मार्क्स कहता है कि लोकतंत्र भी सही शासन नहीं। अजीब सी बात है, जनता का शासन को बता रहा है वो सही शासन नहीं। क्यों भाई? कुछ आपको अजीब लगेगा कि जिस समय मार्क्स अपनी दोनों प्रसिद्ध किताबें लिख चुका था, उसके बाद अब्राहम लिंकन का उदय हुआ। अब्राहम लिंकन कब आए थे? 1860। अब्राहम लिंकन हत्या कब की गई? 1863। और तब तक मार्क्स की दोनों प्रसिद्ध किताबें, मार्क्स ने सैकड़ों किताबें लिखी, इन दोनों प्रसिद्ध किताबें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल आ चुकी थी। दोनों में वो सारी बातें बोल चुका है। अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। मार्क्स कहता है जी नहीं, धनी लोगों की सरकार। धनी लोगों के पास पैसा है, वो चैनल खरीद सकते, किसी के पास 30 से ज्यादा चैनल है। धनी लोगों के अखबार होते, नैरेटिव वो गढ़ते हैं। आपकी समस्या चाहे जो नैरेटिव गढ़ दिया, नैरेटिव धर्मांतरण का गढ़ा जा सकता है, नैरेटिव गढ़ा जा सकता है मंदिर मस्जिद का, ये आज का नैरेटिव है। और नैरेटिव गढ़ा जा सकता है कि अब हम लोग जो है वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। 89 के आसपास एक धारा उठी थी, उसी बासी कड़ी में उबाल लाने की फिर एक बार कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इससे सामाजिक न्याय हुआ? सत्ता की का नेचर ही कुछ पिरामिड शेप का होता है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर। कल पर जो बैठे होते हैं
जीवन भर तल पे ही रहे। समाज के सबसे वंचित पीड़ित की दशा में कोई सुधार नहीं आया, उनको बस प्रयोग किया जाता है, बस इन्हीं दोनों में परिवर्तन होता है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को किक करके ये लोग ऊपर आ गए, बाद में जब ये ऊपर आ गए तो एक द्रविड़वाद, पिछड़ा वर्ग की राजनीति के नाम पे इनको पुश करके ये ऊपर आ गए। ये यही के यही, इनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस राज्य में, तमिलनाडु में द्रविड़वाद का नारा दिया गया, आक्रोश उत्पन्न करने के लिए बस इसका प्रयोग किया जाता है। अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, वो कर भी रहे, जो कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे, लेकिन द्रविड़वाद में ये शोषक है, उत्तर भारतीय है, विदेशी है, ऐसी बातें कही जाती थी। और मध्य जातियों और पिछड़े वर्गों, मध्य जाति पिछड़ा वर्ग है, इनकी संख्या को और मजबूत करने के लिए दलितों का साथ ले लिया गया। लेकिन दलितों को उससे ज्यादा नहीं चुकी पेरियार का वाक्य है, नेट पर खोज लीजिए। आज भी तमिलनाडु, भारत में पिछले साल 1200 लोग गटर साफ करते हुए मरे हैं, 1200। उनमें 1/4 संख्या तमिलनाडु में है। अगर तुम द्रविड़वाद के नाम पे, दलितों के शोषण के नाम पर आकर भी गटर साफ करने के लिए आज तक इंसान ही अंदर उतार रहे हो, धिक्कार है ऐसी विचारधारा, आज तक उसका उपाय नहीं। तो ये सत्ता का नेचर है। मार्क्स कहता है कि नैरेटिव करते हैं पूंजी, नैरेटिव पे वो पूरा चुनाव चला देंगे, आपकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। किसी एक नौकरी की बात कर लीजिए, कोई भी एक नौकरी, एक पुलिस की भर्ती पिछले दिनों हुई, वो भी 6-7 साल पहले शुरू हुई थी प्रक्रिया, तब कंप्लीट हुई। कोई भी नौकरी 5 साल पहले आई थी, 7 साल पहले आई थी, फिर भी प्रतिदिन हर बयान में आपको इस तरीके से विज्ञापन जो आते हैं, कल आएगा 7 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, अगले दिन आएगा 8 लाख को मिल गई, रोज 1 लाख बढ़ जाते हैं। कोई बहस नहीं होगी ना, आपके अंदर कोई आक्रोश उत्पन्न होगा, कोई आक्रोश नहीं होगा। ये मार्क्स कहता है इस तरीके का नैरेटिव गढ़ ही दिया जाता है, जो बहुत दूर का खतरा है उसको इतना करीब ला दिया जाएगा, लगेगा कि यही शायद में खा जाए। और जो नजदीक का खतरा है, क्योंकि अगले 5 वर्षों या 7 वर्षों में आपके जीवन का अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। मार्क्स कहता है वो जैसा चाहते हैं वैसा नैरेटिव गढ़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा, आपकी किसी भी समस्या में पूंजीपतियों को सदैव फायदा होगा। भारत अकेला देश है जिसमें कोविड के दौरान भी कैपिटलिस्ट की संख्या बढ़ी। कोविड के पहले बिलियनियर्स 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले 100 से कम थे, अभी तिगुने हो चुके, अभी संख्या और बढ़ गई, 284 हो चुकी है, ध्यान रखिए 284, हर साल इतनी बढ़ जाती। नैरेटिव तो गढ़ लेते, क्या होती तो सही बोल रहा, जैसा चाहेंगे वैसा नैरेटिव गढ़ लेंगे। तो आप एक मशीन की तरह जाते हैं, वो दबा के चले जाते हैं, आपको कुछ भी अपने विवेक से लेना लादना नहीं होता। सही बोल रहा है, लेकिन समाधान बताऊं। वो कहता है कि शोषण विहीन समाज बना देंगे तो संपत्ति सबकी छीन लो, सरकार के कब्जे में कर दो। मेरे भाई आप दिल के बड़े अच्छे हो, दिल की अच्छाई, सॉरी टू से, का अचार डालेंगे, उसकी तुलना में क्या वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर नहीं जो 10 लोगों को भले ही खिला रहा, भंडारा कर रहा। अब स्रोत पर मैं उसके नहीं चलूंगी, अगर लूट की कर रहा है प्रशंसा तो आप उसकी भी नहीं कर, बड़ी सीधी सी बात है। रॉबिन हुड एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, रॉबिन हुड जैसा होना जो है वास्तविक जीवन में संभव नहीं हो पाता है। भगवान जाने एक ऐसा कोई कैरेक्टर करता था, नहीं करता था, लोग कहते हैं था रॉबिन हुड, लेकिन जब आदमी ये सब काम करने लगता है ना तो भ्रष्ट हो ही जाता है। प्लेटो का वाक्य याद है ना, सत्ता पावर करप्ट कर ही देती और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट कर देती। ये कोटेशंस कहीं दाएं बाएं लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये लिख लीजिएगा, यही सब लिखना होता है। ये पेपर ही पूरा कोटेशंस का है, विश्लेषण की। और किसी महापुरुष के द्वारा जब ये सब चीजें लिखाई जाती हैं तो निस्संदेह आपके आंसर में थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। वो कहता है हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, ये सरकार शोषण के लिए आई, लेकिन आपका रास्ता भी तो नहीं दे सका, तो भी खत्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि आर्थिक संसाधन नहीं थे। अगर आर्थिक संसाधन बने रहे होते, 500 लोग एक पैकेट ब्रेड के लिए सोवियत संघ में 91 में लाइन लगाए पड़े। और चाइना सफल है, आधा मार्क्सवाद उसका इस तरफ का चेहरा तो मार्क्सवादी, इस तरफ का कैपिटलिस्ट, आधा मार्क्सवाद अपना के चाइना सफल, अभी तक वो देश जिंदा है। तो मार्क्स का अराजकतावाद है, सरकार पूंजीपतियों के द्वारा बनती है, पूंजीपतियों के लिए बनती है, पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है, इसलिए हमें ये सरकार नहीं चाहिए। इसलिए सर्वहारा यानी मजदूर लोग सत्ता पे कब्जा करो, सत्ता पे जब कब्जा कर लोगे तो तुम अपने तरीके से काम करो। लेकिन ये मजदूर भी तो तानाशाह बन गया, उससे बड़ा तानाशाह कम से कम 200 वर्षों में किसी नहीं थी। हिटलर बच्चा था, हिटलर जोसेफ स्टालिन का बच्चा भी नहीं था। एक किसी देश में, छोटे से देश में 12 साल राज करना
उन्माद फैला के राज करना। हिटलर इसमें सफल हो गया लेकिन ध्वस्त हो गया। योजेफ स्टालिन ने 29 साल 1924 टू 1953 रसिया जैसे सुपर पावर को अपनी इच्छा से चलाया। ऐसे इशारे से देशों की सरकारें बनती बिगड़ती थी। एक तिहाई दुनिया सोवियत ब्लॉक पर राज करती थी। उस जोजेफ स्टालिन से तो उम्मीद की जा सकती थी ना कि कम से कम तुम आम जनता की पीड़ा सबसे बेहतर समझो। एक मोची कलर था, लेकिन वो तानाशाह के रूप में याद किया गया। रूस में कितनी गरीबी मिट गई इसके लिए कभी चर्चा नहीं, निस्संदेह मिटी। सुपर पावर उसके समय बना, करोड़ों को रोजगार मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। बिना करोड़ों को रोजगार मिले अर्थव्यवस्था को बड़े सुपर पावर हो ही नहीं सकता था रसिया। लेकिन जाना वो इसलिए नहीं जा रहा है, जाना वो अपनी तानाशाही के लिए रहा। ये बुरी आदत होती है। जितने भी कम्युनिस्ट देशों के तानाशाह बने आए तो सब बहुत सामान्य परिवारों से। किम जोंग फैमिली उत्तर कोरिया की देख लीजिए, तीसरी पीढ़ी है। सर्वहारा की तानाशाही यानी मजदूरों की तानाशाही के नाम पे आए और 3 पीढ़ी से परिवार में ही सत्ता है। फिडेल कास्ट्रो का उदाहरण देखिए, क्यूबा, मैक्सिमम समय सत्ता उनके पास है, फिर भाई राहुल कास्ट्रो के पास चली। हर देश की कहानी। रोमानिया का चाउसेस्को, वो भी तो कम्युनिस्ट था, लेकिन चाउसेस्को के महल में हीरे लगे रहते थे छतों, और कम्युनिस्ट कंट्री का था। तो ऐसा तो नहीं कि सरकारों की प्रवृत्ति ही होती है, वो लोगों को चाहे जैसे हो सके बरगला के बहका के राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करते हैं। जो दलितों के नाम पे आए, जो राष्ट्रवाद के नाम पे आए, जो धर्म के नाम पे आए, जो भाषा के नाम पे आए, जो गरीब के नाम पे आए, जो आर्य नस्ल के नाम पे आए, अंततः सत्ता प्राप्त करने के लिए मुद्दा सिर्फ उठाया। मार्क्स का अराजकतावाद कहता है हम सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार हैप्स के लिए है, इसलिए इसको खत्म कर दो। लेकिन ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खत्म ही कर देंगे सरकार तो हैप्स नॉट क्या सरकार संभाल लेगा? कहां संभाल लिया दुनिया के मजदूरों ने पूरी दुनिया को। 1/3 विश्व, ये बड़ी सीधी सी बात है। छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। प्रयागराज में हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बार जा रहे थे, तो हमारे एक मित्र थे, वो इंजीनियर थे। संगम तट पे ऐसे हम लोग टहलते हुए गए, पांटून पुल बन रहे थे। लोहे के टुकड़े काट काट के एक बड़ा सा पीपा बना देते हैं, अंदर वैक्यूम, तो वो तैरता रहता है उसी के ऊपर। दूसरे लोहे की चादरें बिछा दी जाती है, आराम से लोग आते जाते रहते, वो डूबता ही नहीं। एक मजदूर बड़ा बुरा मान रहा था, वो कह रहा था देखिए हम दिन भर से मेहनत कर रहे हैं। तो ये साहब इंजीनियर की ओर इशारा करके, ये साहब बैठे बैठे बस हमसे 10 गुना ज्यादा सैलरी पा जाते हैं। जो हमारे मित्र थे, इंजीनियर थे, बहुत अच्छी बात थी। अगर वो साहब ना बताते कि इस लोहे के टुकड़े में से पहले कहां से काटो और किस एंगल से काटो, 3/4 लोहा तुम बर्बाद करते, तो एक पुल ना बन पाता। ऐसा कि वही साहब पढ़ के आए हैं जिनको तुम अपशब्द बोल रहे हो, दिमाग उन्होंने ही लगाया। सत्ता तो आ तो गई दुनिया के मजदूरों के हाथ में, तो चला नहीं पाए ना। फैक्ट्री में लाभ कहां होगा, बंद होने लगे। चलाने का गुण अलग होना चाहिए, सत्ता प्राप्त करना अलग बात होती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि नेपोलियन को बहुत हम आदर देते हैं। एक सफल सेना नायक भी है, एक सफल प्रशासक भी है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों की मैं सिर्फ बात अब कर रहा हूँ, वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को बहुत सम्मान देते हैं। सफल सेना नायक भी अंग्रेजों के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं, देश को आजाद कराते हैं और शासन भी बेहतर कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों गुण जनरली लोगों में होते हैं। जैसे अच्छा कॉम्पिटिटर होना और रैंक ला लेना और अच्छा अधिकारी हो, दोनों क्वाइट डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। दोनों हो भी सकते हैं और जरूरी नहीं हो ही। टॉपर हो सकता है, रील बनाता ही दिखे आपको, दिखता है ना। कोई एक टॉपर है, उनकी रोज रील ही आती है। बस कहाँ आती है रील? एक दुकानदार पे यहाँ पहुंच गई, उस पर आंकड़ दिखा रहे हैं, ये कैसे यहाँ तुमने सड़क पे कर रखा है। मैं उनको 20 लिस्ट दे सकता हूँ, एक बार इनसे भी ऐसे बोल के दिखा। हाँ, एक लाइन में 3 बार निकलेगा स स स, 3 बार। हिम्मत नहीं है एक निगाह मिला के बात कर ले उनसे। आंकड़ दिखाने के लिए तुम्हें एक जनरल स्टोर वाला ही मिला है, वही रील उनकी चलती थी। नीचे अनपढ़ टाइप के लोग, यूट्यूब तो अनपढ़ों का ही टाइम पास। तो उस स्थिति में अनपढ़ टाइप के अधिकारी हो तो फिर पता नहीं मैडम जी, तमाम लोग और बातें लिख डालते। समझ में नहीं आता कि अगर यही चीज देखनी तो भी बहुत सारी ऐसी जो दिखाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मार्क्स का अराजकतावाद, सरकार का न होना। अब आप कितने सहमत हैं? आप तय कर लीजिए कि अगर सरकार न हो तो स्थितियां और बिगड़ेंगी। सरकार को बेहतर करिए। एक बहुत अच्छा वाक्य है जवाहरलाल नेहरू का, सिर दर्द की दवा कभी नहीं एक सिर ही काट फेंक दिया जाए। किसी के सिर में रोज दर्द हो रहा हो तो आप कहें नहीं काट के फेंक दो, खत्म हो समस्या, क्या है दवा? ये कभी नहीं। अब आते हैं गांधी जी का अराजकतावाद। ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ है, लेकिन ये थोड़ा मार्क्स से एक स्टेप आगे। गांधी जी आत्मनियंत्रण पे जोर देते। सिविल सर्विस में उस दिन सबसे शोकपूर्ण दिन आपके जीवन का होना चाहिए जब किसी ने टोक दिया। पढ़ा नहीं, पढ़ नहीं रहे हो, उस दिन विचार करिएगा आज हमने बहुत गलत कर दिया होगा। इस तैयारी में टोकने की जरूरत नहीं। अगर इस तैयारी में किसी ने टोक दिया उस दिन अलर्ट हो जाइएगा। तो बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड आपको दे दिया है,
इसको बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। तैयारी में टूटा नहीं, ये आत्म प्रेरणा, सेल्फ इंट्यूशन और सेल्फ इंडक्शन से होने वाली तैयारी है। मौका नहीं जाता, इसमें उलट होना चाहिए। अरे बेटा बस कर, हो गया। दिन भर किताब लेके बैठने से कोई आईएएस नहीं बनता। बुद्ध मध्य मार्ग बताते हैं, अष्टांगिक मार्गों में उनके मध्य मार्ग उसको निचोड़ के बोलते हैं। बुद्ध कहते हैं कि न बहुत पढ़ने से कोई आईएएस बनता है, न एकदम न पढ़ने से कोई आईएएस बनता है। तो आप कहेंगे सर आईएएस की तो चर्चा उन्होंने दूसरे शब्दों में बोला तो है कि ना बहुत ज्ञानी को मोक्ष मिलेगा, ना ज्ञानी को मोक्ष मिलेगा, मिड वे। इसीलिए इस तैयारी में अक्सर मध्यम गति के तेज गेंदबाज ज्यादा सफल हुए। 83 का विश्व कप न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भरी पड़ी थी मध्यम गति के तेज गेंदबाजों से। मतलब मेरे पास बहुत तेज दिमाग तो नहीं, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूं, मैं मेहनत करता रहता हूँ, लगातार लगा रहता हूँ और लगा रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में सफलता का सबसे जो मुख्य सूत्र क्या है? बेहतरीन बातों बोल स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अभी तो कहावत कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे चलो, चलते रहो, बस जीत जाओगे। बहुत स्मार्ट हो, 8-10 घंटे पढ़ा, 10 दिन 1-1 घंटे नहीं पढ़ा। इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं है 15 दिन रात को जग के IITN एग्जाम दे और सेमेस्टर निकल जाए। ये सीखने की तैयारी, प्रतिदिन सीखना पड़ता है। एक दिन अखबार मिस किया तो मस्क वर्सेस ट्रंप के झगड़े के 2 डायलॉग मिस कर गए। 15 दिन पहले क्या बता रहे, ट्रंप वही देखते हैं जो मस्क दिखाते हैं। आज क्या देख रहे हैं? इस स्तर पे जैसे तो सड़क छाप लोग लड़ रहे हो। मालूम है, तुम एक मंगे हम तुमको खाना नहीं खिलाते तो मर गए होते। यहाँ तक आ गई बातचीत, आ गई कि नहीं आ गई? न चुनाव में साथ देता तो जीत के दिखा देते, ये तक बोला जा रहा। तो दूसरा वाला उत्तर दे रहे, मैं इसको समझदार समझता था, महामूर्ख है ये। लड़े ही ऐसे आदमी तो जो गटर में बैठा है, तो कीचड़ ही फेंकेगा। फिर तो बेहतर होगा कि उसको नहा धो के आने दो, बंद कमरे में फिर बात करो। तो ये तैयारी तो 1 घंटे मिस कर दिया। अगर आपने दुनिया पे नजर रखना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। इसलिए तो बच्चे वो देखिए, जब कभी दिक्कत आती है ना कि कुछ पूछता हूँ वाली बात क्या हो गई, वो मिस कर गए तो लगता है यार इतनी बड़ी चीज, ये अलग तैयारी। तो इसलिए मध्यम गति का तेज गेंदबाजी सफल होता है। यहाँ तेज क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति, परिश्रम करने की भावना। मध्यम गति यार ना मैं 10 घंटे पढ़ पाऊंगा और ना मैं 4 ही घंटे पे संतुष्ट हो पाऊंगा। 6-8 में पढ़ता रहूँ। शाम के पहले 15 दिन 1 महीने पहले सभी 10-12 कर लेते, मैं भी कर लूंगा। तो महात्मा गांधी कहते सरकार से ज्यादा अच्छा था कि आपको टोकने की जरूरत क्यों पड़ी, आत्मनियंत्रण क्यों करते, हम खुद ही बाएं जाएंगे। मुंबई में एक व्यक्ति की फोटो छपी, वो ऐसा शहर है वहां अब जो है दोपहर खत्म हो गई। मुंबई में 7:30 बजे दोपहर खत्म हो गई। अब लोग निकलेंगे खरीदारी करने, घूमने, टहलने, आराम से 11-12 बजे, 12:30 बजे घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, 2, 2:30, 3 बजे सोएंगे। 6 बजे फोन मत कर दीजिएगा किसी परिचित को, और आराम से 8-9 बजे उठते। वहां 5 बजे किसी चौराहे पे कोई भीड़ नहीं, 6 बजे कोई भीड़ नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे चौराहे पे एक आदमी स्कूटर रोक के खड़ा था, क्योंकि सामने रेड लाइट जल रही थी। न दाएं था कोई, न बाएं था, और तब कैमरे भी नहीं लगे थे। सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान था। मैं इसलिए टिकट लेकर नहीं बैठा हूं ट्रेन में क्योंकि कोई टीसी चेक करेगा। आप कभी अंदाजिएगा तो 10 में 9 बार कभी किसी टीसी ने टिकट नहीं चेक किया होगा। तो ये मत सोचिए यार फालतू में टिकट ले लिया, कि मैं सेल्फ इंस्पायर्ड व्यक्ति, आत्म प्रेरित, और मैं किसी डर से हेलमेट नहीं लगा रहा हूं कि कोई अभी देखेगा तो जो भी उसका 500 रुपया क्या पेनल्टी। मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हेलमेट लगाना है। मैं इसलिए लगा रहा हूं कि शरद जोशी नाम तो सुना होगा, अभी ओम को ही मौका देंगे अंतिम 1 मिनट में। शरद जोशी का तब तक कुछ सोचे रहिएगा, एक अच्छी सी लाइन सुना दीजिएगा उनकी कोई और। शरद जोशी बड़ी सुंदर लाइन है, खबर बनने के लिए जलो मत, जलकर मरो मत, इतिहास बनने के लिए जिंदा हो। शरद जोशी की बहुत बेहतरीन लाइन। इतिहास बनना है तो पता चलेगा कि मैं सिर्फ फोड़ के बैठा हूँ, मम्मी परेशान, पापा परेशान, भाई परेशान, चाहने वाले 1-2 दोस्त नहीं होते हैं, पूरे जीवन एक आदमी मिल पाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी परेशान, और मेरा एग्जाम भी गया। तो भैया मैं हेलमेट इसलिए लगाता हूं कि मेरी जिंदगी ही उस एग्जाम पर डिपेंड है जिसकी पहली शर्त है, व्हाट टू डू से ज्यादा जरूरी है मुझे अनावश्यक के विवादों में नहीं उलझना। मैं तो निकल जाता हूं, तमाम लोग मोहल्ले के कमेंट करते हैं ये कलेक्टर बनेंगे, अरे हो ये भी कलेक्टर बनेंगे। मैं सुनता हूं, निकल जाता हूं, कोचिंग आता हूं, नोट्स तैयार करता हूं, फिर पढ़ते रहता हूं। फिर मैं देखता हूं धीरे धीरे मेरा होली दीपावली में बहिष्कार हो चुका है। होली में कोई आके मेरे चेहरे पर रंग नहीं लगाता। मुझे मालूम है ये दिन भी कट जाएंगे,
और जैसे ही मैं रिजल्ट अपना देखूंगा, मेरा नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में होगा, वही लोग चारों तरफ कहेंगे अरे मेरे ही साथ जाता था, स्कूटर से तो मैं अक्सर अपने लेके जाता था, मैं इस उम्मीद पे जी रहा हूं। ये है तैयारी, आपकी तैयारी का क्षेत्र। ये तैयारी नहीं, ऑब्जर्वेशन के दिन है, ये मेहनत करने से सब होगा। तो गांधी जी कहते हैं आत्मनियंत्रण से काम चले। मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि पुलिस वाला चालान कर देगा, मैं इसलिए हेलमेट नहीं लगाता मेरा चालान हो जाएगा, मैं इसलिए टिकट नहीं लेता हूं कि टीसी पेनल्टी कर देगा, क्योंकि मेरा नियम है। इसको देख मैं अपने ऊपर जब नियंत्रण रखता, अनुशासन, छोटा शासन, तभी तो मुझे वो चीज मिलेगी जिसको कहते हैं प्रशासन। प्र लग गया तो प्र हमेशा अच्छी चीज होती है, गुड, सीनियर, इमिनेंट, श्रेष्ठ। प्रशासन, शासन तो है लेकिन प्रकृष्ट है, इमिनेंट रूलिंग। मैं अनुशासित था इसलिए मुझे प्रशासन मिल गया, टोकना ना पड़े। एक आपको खिलाड़ी की बात बताता हूँ। सुनील गावस्कर के पहले, वो एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन थे सुनील गावस्कर के पहले, और कुछ लोग पाकिस्तान का उनको मियादाद के पहले और तमाम अन्य खिलाड़ी जो बाद में आए सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन मानते हैं। जहीर अब्बास, शायद सुना हो, शायद नबी सुना। जहीर अब्बास ने एक बार कोई राहुल द्रविड़ को अगर कभी खेलते हुए देखा, अनुशासन देखिए, जहीर अब्बास ने एक बार कोई बॉल स्टॉप, जमाने में के बॉलर भी तो अजीब अजीब हुआ करते थे, आप लोगों ने उनको नहीं देखा, हम लोग तो देखते थे, बड़ा रोमांच पैदा होता था। अचानक उछल गई गेंद, एक टेस्ट बैट्समैन का जो फ्लाइटेड शॉट होता था उस जमाने में अपमान माना जाता। अब तो चाहे जैसे आईपीएल में रन आए बस। जहीर अब्बास की अखबारों में फोटो छपी थी ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसे स्टॉप किया और उछल गई, आप कैच कर सकती थी, इतनी करीब तक आपकी पहुंच गई, उनकी जीभ दांतों के बीच, और अखबारों में उनका बयान निकला। पाकिस्तान वाले और हम लोग एक ही भाषा तो बोलते हैं, कानपुरिया भाषा। उन्होंने बोला कि जहीर चैला चला रहे हो क्या? हम कानपुर वाले ये शब्द बोलते हैं, लकड़ी का एक अनबड़ा सा टुकड़ा चैला बोला जाता। अनुशासन, ऐसे थोड़ी कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है। जब सचिन के कंधे की सर्जरी, किसी ने कहा आवाज के बाद से तुम इस दिशा में शॉट नहीं खेलो। 242 रन उस आदमी ने बनाया था, एक शॉट उस दिशा में नहीं मारा था, एक शॉट। ये सब अर्जुन के ही छोटे छोटे टुकड़े। अर्जुन क्या है? निरंतर सीखना, दैट इज अर्जुन, हर क्षण सीखना। द्रोणाचार्य ने अंतर स्पष्ट किया था। ये ध्यान रखिएगा कि महाभारत में धृष्टद्युम्न भी, जिसने द्रोणाचार्य को सोते हुए काट दिया था, सोते क्या मतलब समाधि अवस्था में काट दिया था, 100 कौरव 5 पांडव, कर्ण भी और जयद्रथ भी, सब द्रोणाचार्य के ही स्कूल में पढ़ते थे। कर्ण भी और जयद्रथ भी और धृष्टद्युम्न भी, सब उसी स्कूल में पढ़ते थे। जयद्रथ से एक बार पूछा कि आप ही ने सिखाया सब कुछ? अर्जुन अलग ही दिख रहा है, शाम तक जिधर उसकी नजर चली जाती है सब ध्वस्त कर देता। अंतर क्या है गुरुदेव? एक लाइन में वो अंतर बताया गया था कि आप अपने अंदर वो अंतर ला सकेंगे। उसने सीखना कभी बंद नहीं किया, जयद्रथ सीखता ही रहता। समय भी वो, हम लोग दिन भर के नोट्स तैयार करके बैग में रख के सो जाते थे, अभी रात को अभ्यास करता था, इसलिए तो उसको गुडाकेश कहते हैं। तुम लोग दाएं हाथ से सीख के खुश हो जाते तो बाएं हाथ से भी अभ्यास करता था, इसलिए उसको सब्यसाची कहते। सीखना बंद नहीं करता। जो आदमी सीखना नहीं बंद करता वो अर्जुन होता है, वो हमेशा जीतेगा, वो हमेशा जीतेगा। यही मध्यम गति का तेज गेंदबाज, वही लता मंगेशकर होगा, वही कलाम होगा, वही धोनी होगा। पिछली क्लास में एक बात बताई थी ना, धोनी ने क्या कहा, एक चीज तो पता चल गई, इतना पर्याप्त नहीं। उस फिल्म का सबसे अमर वाक्य है, अगर रात को सोते सोते ये समझ में आ जाएगी बात, यार इतना पर्याप्त अभी आपको कोई रोक नहीं। मेरे पूज्य गुरु कहते थे, जिन्होंने इंटर में हम लोगों को इंग्लिश पढ़ा, नेवर सेटिस्फाइड विद योर लॉट, कभी संतुष्ट मत होना कि तुमने आज इतना कर लिया। और मैंने देखा है शिक्षकों को अपने अलग अलग सबका तरीका होता है, लेकिन रमाकांत आचरेकर ने सचिन को सिखाते समय पूरे कोचिंग पीरियड में एक बार भी गुड नहीं कहा था, कभी प्रशंसा नहीं। एक तरीका नहीं होता है, कभी कभी प्रेरित करके कहते हैं। एक चैप्टर अपने ये भी कैसे प्रेरित कर सकते हैं इसी। तो शासन प्रणाली के जन्म पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी का अराजकतावाद बाहर वाला क्यों टोके, तुम खुद क्यों नहीं समझ रहे हो? बाहर वाला होता ही शोषक, इसलिए हमें नहीं चाहिए। और उषो का, हम तो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं भैया, हमें कोई नियंत्रण नहीं चाहिए। तीनों का एक लाइन में अंतर क्लियर है ना? अभी और भी समझना है, हो सकता है अगली क्लास में भी मैं ऐसे ही बोलता रहूं, फिर अंत में किसी एक दिन कुछ पेज लिखा दिए जाएंगे। अभी समझिए, तैयार करिए।